तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स हैं। तो ये कैसे कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया। देखो तो ये रेड कलर का हो गया, ये देखो रेड कलर हो गया, ऑरेंज। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑरेंज है और ये मैंगो की तरह है। इसके अंदर डालूंगा तो ये देखो मैजिक, पिंक कलर का हो गया। जय श्री राम सभी को, मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर आपने अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ा है। यहां पर हम क्या करेंगे, 10th के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बच्चों, सब्सटेंस जो है या फिर कोई भी सॉल्यूशन तीन तरीके के होते हैं। या तो वो एसिड हो सकते हैं, या बेस हो सकते हैं, या फिर वो सॉल्ट्स हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो एसिड बेस होते क्या है, सॉल्ट क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो एसिड आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि एसिड जो है वो सौर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेस है, बिटर होते हैं टेस्ट में, यानी कड़वे होते हैं। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब हर एक एसिड को या फिर हर एक सब्सटेंस को आप टेस्ट करके तो बताओगे नहीं कि ये आपका एसिड है क्योंकि ये खट्टा है, और ये आपका बेस है क्योंकि ये कड़वा है। भाई पॉइजनस भी तो हो सकता है उनके अंदर, काफी ज्यादा बेस तो पॉइजनस होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। और एसिड जो है वो क्या कर सकते हैं, स्किन बर्न कर सकते हैं। तो टेस्ट कैसे करोगे आप, हल्के से लाइट जो एसिड है उसे ही तो टेस्ट कर सकते हो, या फिर वीक बेस है, वीक एसिड है, उसे ही तो टेस्ट कर सकते हो। या नींबू है, नींबू आप टेस्ट कर सकते हो क्योंकि एडिबल है। अब उसके अंदर एसिड है, क्योंकि वो एडिबल है तो उसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हर एक एसिड को, हर एक बेस को टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका टेस्ट करने के लिए आपने क्या किया था, लिटमस टेस्ट किया था। कि जब लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर बेस के अंदर डाला जाता है तो वो ब्लू हो जाता है। जब ब्लू लिटमस पेपर एसिड के अंदर डाला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ये चीज आपने देखी थी। यानी एसिड क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में, और बेस क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब एसिड बेस की जो थ्योरी है वो तीन है। पहला है लुईस एसिड बेस थ्योरी, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, और ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। ये तीनों थ्योरी आपको आगे पढ़नी है 11th-12th क्लास में। इस चैप्टर में अभी आपकी क्लास तक आर्हेनियस थ्योरी है, जिसमें हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो आर्हेनियस थ्योरी में बताया गया कि एसिड जो है जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो H+ आयंस रिलीज करते हैं। H+ आयन रिलीज करते हैं मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। हाइड्रोजन, पहली बात तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऑर्बिट में। इसको भी हमने क्या किया, निकाल दिया। तो हाइड्रोजन कैसा बचा, H+। और हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ये है क्या एक्चुअली में, प्रोटॉन है। इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन है। एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इसमें क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो क्या बचा, प्रोटॉन। ठीक है, वहीं अगर बेस की बात करें तो बेस जब पानी के अंदर जाते हैं तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, यानी इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। बस अभी आप याद रखो कि एसिड पानी के अंदर H+ आयन रिलीज करते हैं, बेस पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था, टेस्ट करने के लिए हम इन्हें बार बार टेस्ट नहीं करेंगे। तो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है आपका टर्मरिक। टर्मरिक एसिड में क्या करता है, कोई चेंज नहीं लाता। जब एसिड को टर्मरिक में यानी हल्दी के सॉल्यूशन में डालते हो तो वहां पे आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं आपने अगर बेस को टर्मरिक के अंदर डाल दिया तो वो रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। ठीक है, अगला इंडिकेटर आता है मिथाइल ऑरेंज। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। और फिनोल्फ्थालीन भी आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी मैन मेड इंडिकेटर है। हमने बनाया है इसे, हमने मतलब साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है, जब एसिड को मिथाइल ऑरेंज में डाला जाता है या फिर मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप एसिड के अंदर डाली जाती है तो वो रेड कलर की हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है, ऑरेंज। ठीक है, जब उसको एसिड के अंदर डाला जाता है तो वो रेड हो जाता है, और जब बेस के अंदर डाला जाता है तो वो येलो हो जाता है।
ठीक है, तो ये ऐसे इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है। फिनोल्फ्थलीन के बारे में बात करूं तो यहां पर कोई चेंज नहीं होता एसिड के अंदर। फिनोल्फ्थलीन को जब एसिड के अंदर डालोगे तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, और फिनोल्फ्थलीन का कलर पानी जैसा होता है, यानी कलरलेस होता है। जब एसिड के अंदर डालोगे आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि क्या चेंज आया। जब बेस के अंदर डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा। अभी हम आगे क्या करेंगे ये आपको करके दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे कलर चेंज होते हैं। ठीक है, नेचर कैसा होता है एसिड का, स्लिपरी नहीं होते ये। जब आप इनको हाथ पे टच करोगे तो आपको स्लिपरी नहीं दिखेंगे, लेकिन बेस जो है वो सोपी या फिर स्लिपरी होते हैं। जैसे साबुन स्लिपरी होती है, ऐसे ही बेस भी क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं। एग्जाम्पल है एसिड का HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, यानी पेट के अंदर बनता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता पेट के अंदर, सिर्फ HCl बनता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एग्जाम्पल है एसिड का। बेस का एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और भी हम एसिड बेस के एग्जाम्पल देखेंगे आगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, कॉमन नेम है इनके। अब एक और इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड या फिर बेस के अंदर अपनी स्मेल चेंज करते। क्या करे, ये सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो अपनी ऑर्डर को चेंज कर सके एसिड और बेस मीडियम में, यानी अपने खुशबू को ही चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव, ये क्या करते हैं, अपनी स्मेल को बेस के अंदर चेंज कर देते हैं। एसिड के अंदर नहीं करते, बेस के अंदर कर देते हैं। तो ये कैसे हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, बता तो देगा कि बेस है या नहीं, तो इंडिकेट तो कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिड या फिर बेस का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो क्या होता है, जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब आप मेटल को एसिड में डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट जनरली क्या बोला जाता है, जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो पानी बनता है और एक सब्सटेंस बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। यानी सॉल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस के मिश्रण से। ठीक है, मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, अभी बस आप ये ध्यान रखो। तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ये हमें कैसे पता चलेगी। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसे भी हम एक्टिविटी से दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप एग्जांपल देख लो कि अगर हम एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम क्या है आपका, मेटल है, एसिड के साथ, सपोज एसिड को मैं यहां पे क्या ले लूं, HCl ले लेता हूं, तो आपका सॉल्ट बनेगा AlCl3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर जिंक को मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊं, ये तो आपका पिछले चैप्टर में भी कराया था, तो क्या बनेगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। अब बेस के साथ कैसी रिएक्शन होती है, देखो कुछ बेस क्या करते हैं, कुछ मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद सम मेटल लाइक जिंक और एल्युमिनियम टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी जब बेस के अंदर आप कुछ मेटल्स को डालते हो, जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और बेस भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाई पावर का होना चाहिए। ठीक है, तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, सारे मेटल नहीं करते, कुछ ही करते हैं। जैसे एल्युमिनियम का एग्जांपल लेता हूं, एल्युमिनियम को डालेंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो आपका बनता है एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये सॉल्ट है एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जिंक का रिएक्शन देख लो, यानी जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा भी है, ठीक है, कॉमन नेम, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस को भी जला के भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन होती है एसिड बेस विद मेटल की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं। मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल है ये Na2CO3। मेटल के साथ कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी इसे बायकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है HCO3 नेगेटिव 1। ठीक है, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बायकार्बोनेट आपका ये है, यहां पे बस मेटल लगा दो, यानी बायकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका क्या है HCO3 नेगेटिव, और कार्बोनेट का आयन कौन सा है आपका CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इनके साथ मेटल जुड़ जाता है तो यह मेटल कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मेटल जुड़ जाएगा तो ये क्या बनेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बायकार्बोनेट। ठीक है, अब ये जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यहां मैं Me.C लिख देता हूं, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल HC, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बायकार्बोनेट। जब रिएक्ट कराते हैं एसिड से तो क्या क्या बनता है, पहला तो सॉल्ट बनेगा, पानी रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये रिएक्शन भी एक्टिविटी से मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल एग्जांपल देखो, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं, किसके साथ कराऊं HCl के साथ करा देते हैं, तो ये बनेगा आपका NaCl जो कि सॉल्ट है, नमक, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं इसे, जो हम खाते भी हैं। ठीक है, प्लस क्या बनेगा आपका पानी और CO2। ठीक है, यानी सोडियम आया और Cl ने क्या बना लिया सॉल्ट बना लिया, और पानी और CO2 निकल गया। ठीक है, इसमें भी यही होता है, HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये भी NaCl बनेगा और पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन है। अब मैंने व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन के बारे में बताई थी पिछले चैप्टर में, यहां भी बताते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी के अंदर डालते हैं तो हमारे पास ये निकल के आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है ये, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये भी क्या है मेटल कार्बोनेट है। अब अगर इसमें और ज्यादा CO2 डाली जाती है तो आपका बनता है कैल्शियम बायकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, ये आपका बनता है। ठीक है, आ गया समझ में। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी भी बनता है यहाँ पे। ठीक है, H2O, और इसको फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बायकार्बोनेट में। अब इससे क्या पता चला, ये तो सॉल्युबल था लेकिन ये आपका सॉलिड होता है। ये क्या होता है सॉलिड होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। लेकिन जब बायकार्बोनेट बनता है तो ये वापस से क्या हो जाता है सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो यही बताना था, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम बायकार्बोनेट है। अब हम करते हैं कुछ एक्टिविटी जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताई है। तो हम क्या करते हैं एक्टिविटी करते हैं, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी उसको आपको दिखाएंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्दी को टेस्ट करेंगे, यानी कि एसिड बेस कैसे टेस्ट होते हैं टर्मरिक से, वो टेस्ट करेंगे। हल्दी क्या है आपका नेचुरल इंडिकेटर, ये बेस को आइडेंटिफाई कराएगी। कैसे कराएगी, बेस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगी। तो ये हमारे पास क्या है एसिड है, ये HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ही डाइल्यूट है, यानी कि यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा वीक है
इसलिए हम इसे यूज कर पा रहे हैं, वरना कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो ये हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, पानी जैसा है, ये दिख रहा है आपको, और इसको सेफली बंद कर देते हैं ताकि नुकसान ना हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब बनाएंगे हम बेस का सॉल्यूशन। बेस का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स दिखा देते हैं आपको कैसे दिखते हैं, ये देखो, ये क्या है बच्चों, क्रिस्टल्स हैं, व्हाइट कलर के दिखते हैं ये सब्सटेंस, ये देखो, दिख रहे हैं आपको, देखो ये ऐसा हमारे पास क्रिस्टल्स है व्हाइट कलर के। ये क्या है बच्चों, ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, ढक्कन लगा के साइड में रख देते हैं। ये हमने साइड में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पानी। हमने डाल दिया इसके अंदर पानी। अब इसको हम थोड़ा सा घोलेंगे, स्टिर करेंगे। अब हमारे पास सॉल्यूशन तैयार है। अब देखो आपको हल्की सी भाप नजर आ रही होगी इसमें से, तो यानी ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। आपको भाप दिख रही होगी, दिख रही है, ये दिख रही है भाप, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, जार भी थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी हल्दी को। हम जैसे ही इसके अंदर ये हल्दी डालेंगे तो ये कैसे कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया। देखो रेड कलर आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा डिसॉल्व करूं, स्टिर करूं, ये देखो ये रेड कलर का हो गया। हल्दी को अगर पानी में डालते तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा येलो ही होता, लेकिन ये कैसा हो गया है, रेड हो गया है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या था, एसिड। एसिड क्या करेगा, बेस को खा जाएगा। बेस और एसिड क्या है, एक तरीके से दुश्मन है। जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को मारते हैं। तो जब एसिड को बेस के अंदर डालूंगा तो क्या होगा, दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, यानी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और यहाँ पे जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है वो गायब होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मिक्स करता हूं इन्हें। जब मैं इसे मिक्स करूंगा तो देखो इसका कलर कैसा है और इसका कलर कैसा है, ये थोड़ा थोड़ा येलोइश हो रहा है, यानी कि ये वापस हल्दी में कन्वर्ट हो रहा है। हल्दी एसिड को नहीं आइडेंटिफाई कर पाती, तो ये कैसा हो रहा है, येलोइश हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्मरिक इंडिकेटर। अब हम क्या करते हैं, वापस से हमने क्या किया, इसे क्लीन कर लिया। देखो इसके अंदर सिर्फ पानी है, नॉर्मल वाटर, और इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास डाइल्यूट HCl है तो पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा एसिड लेंगे, कप के अंदर एसिड लिया, थोड़ा सा लेंगे। ठीक है, और हम फिर से क्या करते हैं, अपने सोडियम फ्लेक्स को लेते हैं, इनको डालेंगे इसके अंदर। इस बार कम ही डालेंगे क्योंकि पिछली बार गर्म हो गया था जार, ऐसा लग रहा था फट जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, स्टिर करेंगे, हिलाएंगे। तो ये हमारा क्या है, बेस है, और हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, अब हम करेंगे मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट। ठीक है, यानी मिथाइल ऑरेंज से एसिड बेस को टेस्ट कैसे करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, इसका ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, कैसा कलर होता है, ऑरेंज। ऑरेंज जैसे आइसक्रीम आती है वैसा ही इसका कलर होता है। देखो पास से दिखा देता हूं, ये है आपका मिथाइल ऑरेंज, और जो इसके साइड साइड में लग रहा है यही है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है। जब इसको हम डालेंगे एसिड के अंदर तो क्या होगा, हमने बताया था रेड कलर का हो जाएगा। इसको देखो डालते हैं हम इसके अंदर, तो ये रेड कलर का हो गया। ये देखो दिख रहा है रेड कलर, और डालें, लो और डालते हैं। अब ये देखो मैं आपको पास से दिखाता हूं, ये कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। ये देखो
रेड कलर हो गया। अब हम इसको डालेंगे बेस के अंदर। बेस के अंदर क्या होता है, ये येलो हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है ही, लेकिन वैसे तो कुछ भी नहीं है ना। अब इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये कैसा हो गया, येलो हो गया। इसको मैं मिक्स करता हूं थोड़ा सा, तो ये कैसा हो गया, येलो हो गया। लेकिन इसका कलर कैसा था, ऑरेंज। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑरेंज है और ये मैंगो की तरह है। ठीक है, तो हमने मिथाइल ऑरेंज से क्या किया, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई किया। अब हम करेंगे फिनोफ्थलीन से। ये हमारे पास वापस क्या है, खाली। इसके अंदर फिर से फिलिंग करते हैं, किसकी, HCl और बेस की। देखो यहाँ पे हम पे क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड। ठीक है, पानी के कलर का है। अब इसके अंदर डालेंगे हम फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या करता है, बेस को आइडेंटिफाई करता है, यानी उसको क्या कर देता है, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले इसके अंदर डाल के दिखाता हूं, एसिड के अंदर। बच्चों एसिड का जो कलर होता है यहाँ पे HCl का, वो कलरलेस है, पानी की तरह है। ठीक है, इसमें थोड़ा रेडिश दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने क्या किया था, मिथाइल ऑरेंज डाला था, थोड़ा सा रह गया इस पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिनोफ्थलीन डालूंगा जो कि एसिड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। कैसा रहता है फिर ये कलरलेस रहता है, वाटर की तरह। देखो जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो जब मैं इसको बेस के अंदर डालूंगा, ये आपका क्या है, बेस, जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो ये देखो मैजिक, पिंक कलर का हो गया। तो ऐसे आइडेंटिफाई करता है फिनोफ्थलीन बेस को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, मैंने जो वीडियो बनाई उसमें रिएक्शन अच्छे से नहीं दिख रही थी, तो सोचा जूम करके एक बार दोबारा बता दूं और आपको अच्छे से समझा दूं। जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डाला तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टीम जैसा आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर डालेंगे हम एल्युमिनियम, जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगी जब आप मेटल को एसिड के अंदर भी डालोगे। ठीक है, अब हम मेटल कार्बोनेट को डालेंगे हम एसिड के अंदर और देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट HCl लेने की वजह से यहाँ पे हमें रिएक्शन अच्छे से देखने को नहीं मिली। तो मैंने क्या किया, पुरानी वीडियो इसके अंदर एक क्लिप ऐड कर दी है और इसमें बताया कि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ब्रिस्क इफर्वेशंस बनाएगा, यानी एकदम से झाग निकलेंगे जो कि CO2 की वजह से निकले हैं। अब हम आगे देख लेते हैं एसिड्स और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया है अभी कि एसिड और बेस आपस में जानी दुश्मन की तरह है, ये एक दूसरे को खा जाते हैं। तो क्या होता है, जब एसिड और बेस को मिलाते हैं, जब एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, सॉल्ट किसे कहते हैं, जब एसिड और बेस बनता है तो वाटर के अलावा जो कंपाउंड बनता है उसे ही हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। अब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और पानी बनाते हैं, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक इंफॉर्मेशन लिख लो, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होती है। जब आप हायर क्लास में बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ोगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि जहां पे भी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिख रही है तो सबसे पहले वही रिएक्शन होती है। ठीक है, बाकी हिंट दे दिया आपको, अगर 11th-12th में आप साइंस लोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अगर मैं HCl NaOH, ये एसिड है ये बेस है, रिएक्ट कराएंगे तो पानी बनेगा और बनेगा आपका NaCl। कैसे बना,
देखो ध्यान से, एसिड क्या करते हैं, एसिड करते हैं H+ रिलीज, बेस क्या करते हैं, बेस करते हैं OH नेगेटिव रिलीज। ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन और OH क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। इसमें क्या बचा, Na+, और एसिड में क्या बचा, Cl-। तो ये भी क्या करेंगे, बॉन्डिंग करा लेंगे और NaCl बनेगा, यानी कि नमक, कॉमन सॉल्ट, ये बनेगा। तो क्या हुआ, एसिड में से H+ निकले, बेस में से OH नेगेटिव, और क्या बना, सॉल्ट बना, और बना आपका वाटर। ठीक है, अब तुक्के की बात है, मैंने एग्जांपल ऐसे लिए हैं जो आपका कॉमन सॉल्ट बना है। आगे हम सॉल्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अलग अलग एसिड से, अलग अलग बेस से कौन से सॉल्ट बनते हैं। सारे सॉल्ट खाने वाले नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगली रिएक्शन है, जब मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। जब हम मेटालिक ऑक्साइड को MO एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी क्या होता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा एसिड यहां है, ठीक है, और सॉल्ट है और वाटर है। ठीक है, तो ये मेटालिक ऑक्साइड जो है वो क्या होगा, बेस होगा। तो लिख लो आप, मेटालिक ऑक्साइड इज बेस। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है। आगे समझ में, एग्जाम्पल देखो, जब आप कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो बनता है कॉपर क्लोराइड और पानी। ठीक है, क्या बना, कॉपर क्लोराइड और पानी बना। अब जो कॉपर ऑक्साइड है वो मेटालिक ऑक्साइड है और एसिड क्या है, HCl। कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और एसिड के साथ रिएक्ट कराया, कॉपर क्लोराइड बना, सॉल्ट, और पानी बना। अब अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, NMO नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस, फिर से सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी है, बेस है, प्रोडक्ट सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या यहां पे शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। तो यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, NMO, यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। ये रिएक्शन हमने व्हाइट वॉशिंग में देखी थी, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। आया समझ में रिएक्शन। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, व्हाई शुड कर्ड या फिर सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। जो हमारा खट्टी चीज या फिर दही होती है, अचार वगैरह, वो कॉपर के या फिर ब्रास के वेसल्स में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि हमने देखा है एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कराता है तो सॉल्ट बनाता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कराता है तो सॉल्ट बनाता है। अगर सोडियम को हम क्या करेंगे, एसिड के अंदर डालेंगे तो एकदम से विग्रस रिएक्शन होती है, धमाका भी होता है। ठीक है, बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखी है ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, आप चेक भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, मेटल जब एसिड के अंदर जाता है तो रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो सॉल्ट बना, सॉल्ट यहाँ पे पॉइजनस भी हो सकता है। तो ये जो सब्सटेंस है, जब ये मेटल, कॉपर और ब्रास जो है मेटल ही है, ब्रास यहाँ पे एलॉय है जो कि बहुत सारा कॉपर से बना है, तो है तो मेटल। तो मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है
तो क्या बनाता है, सॉल्ट, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंसेस को कॉपर या फिर ब्रास के समान वेसल्स में ना रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। इफरवेसेंस के बारे में हमने देखा था एक्टिविटी में। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, वो जो गैस निकली है वो क्या करती है, कैंडल को बुझा सकती है। हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके लिखनी है। अगर एक जो प्रोडक्ट है वो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है। अब जो जो इंफॉर्मेशन दी है सबसे पहले तो वो करो। आपका प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, एक तो कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जो गैस कैंडल को बुझा रही है तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस करती तो हाइड्रोजन गैस होती। ठीक है, अब यहां पे बोला मेटल कंपाउंड है ए, तो हम लिख लेते हैं ए रिएक्ट विथ, किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ठीक है, अब आपको पता है ब्रिस्क इफरवेशंस कहां निकलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पर कैल्शियम क्लोराइड बनना है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनेगा। ठीक है, तो ए कंपाउंड आपका कौन कौन सा हो सकता है, पहले तो ये कार्बोनेट होगा, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि इफरवेसेंस है। तो यहां पर HCl प्लस कैल्शियम मेटल है, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनेगा, ये बनेगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे जो HCl से रिएक्ट करके ये बना रहा है। ठीक है, पहचाना कैसे आपने, कैल्शियम यहाँ पे मेटल है तो कैल्शियम का क्या होगा, कार्बोनेट होगा, क्योंकि इफरवेसेंस निकल रही है। ठीक है, आगे समझ में। अब ये है आपका टॉपिक, एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करती। तो इसे समझाने से पहले आप ये एक्टिविटी देखो। यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया है जो कि बिल्कुल वर्किंग है। मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, देखो बल्ब हमारा जल रहा है। अब हम इस ग्लास के अंदर लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ और प्रेजेंट नहीं होता। अब जब मैं वायर को डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डालूंगा तो बल्ब हमारा यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा, क्योंकि वाटर के अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, यानी एक तरीके से वो बैड कंडक्टर है। अब एक बार और चेक करा दूं, वायर जो है वर्किंग कंडीशन में है। अब हम लेंगे कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl। NaCl को डालेंगे हम डिस्टिल्ड वाटर में। अब जैसे ही NaCl पानी के अंदर जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, यानी आयंस फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही हम वायर को दोबारा इसके अंदर डालेंगे, अब यहाँ पे आपका बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बात और बता दूं, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है यानी NaCl बना तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में वो बॉन्ड बनाए हुए रखता है, और जैसे ही हम इसके ऊपर वायर टच करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आयंस यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहे, या फिर ये कह लो आयंस यहाँ पे मूव नहीं कर रहे। आयंस के मूव करने से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं हो रही, इसलिए बल्ब नहीं जला, लेकिन पानी में बल्ब जल जाएगा। देख ली, समझ में आया। जब NaCl सॉलिड में था तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा रहा था, क्योंकि इसके पास आयंस नहीं है। जब इसको हमने पानी में डाला तो ये ऐसे हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, जब चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, आपको लूजली इलेक्ट्रॉन चाहिए, या मतलब कोई चार्ज चाहिए वो फ्लो कर सके। अगर कोई चार्ज फ्लो कर सकता है तो वहां पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देगा। मेटल के साथ क्या होता है, जैसे आयरन है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट में वो आसानी से निकल जाते हैं। अब ये दूसरा एटम है आयरन का, यहाँ पे भी एटम है। अब ये रिलीज होते हैं, अगले में जाते हैं, ये अगले में जा सकते हैं। तो ये क्या है, लूज है, आउटर ऑर्बिट में लूज है, तो ये मूव कर सकते हैं, यानी चार्ज मूव कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, इसलिए ये क्या है, गुड कंडक्टर। अब सॉलिड NaCl में कोई चार्ज नहीं था, इनके पास इतनी शक्ति है कि ये NaCl एक साथ रह सके। जब इलेक्ट्रिकल
वायर हमने टच कराए थे तो ये टूट नहीं रहे थे, तो यानी चार्ज यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा रहा। सिंपल सी बात है। अब जब हमने NaCl को पानी में डाला, Na पॉजिटिव बना, Cl नेगेटिव, ब्रेक हो गई है, यहाँ पे चार्ज आ गया, तो यानी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। वही केस होता है एसिड और बेस के साथ। जब एसिड पानी के अंदर नहीं होते, यानी HCl अगर गैस के फॉर्म में है, एसिड अगर गैस के फॉर्म में है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा। जब इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया, जब हमने HCl को यानी एसिड को पानी के अंदर डाल दिया, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाते हैं, H+ और Cl नेगेटिव। बताया था ना, एसिड H+ रिलीज करते हैं और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट था तो H+ आया और Cl नेगेटिव आया। ठीक है, तो आयंस आ गए, आपको आयंस दिख रहे हैं, तो आयंस मूव करेंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा देंगे। बेस के साथ क्या होता है, जैसे NaOH है, इसको भी पानी के अंदर डालेंगे तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहां पे भी चार्ज आ गए, ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देंगे। डिस्टिल्ड वाटर नहीं करा पा रहा था, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं थे। जब हम एसिड और बेस डालेंगे, एसिड या फिर बेस डालेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और बल्ब हमारा जल जाएगा। अब देखो, एसिड ने गैस फॉर्म में H+ आयन रिलीज नहीं कर पाता। जब आप लिटमस पेपर को HCl गैस पे पास कराओगे तो लिटमस पेपर कोई इंडिकेशन नहीं देगा कि वो एसिड है या बेस है। क्यों, क्योंकि जब H+ आयन रिलीज होते हैं तो ये ऐसे ही नहीं रहते, हाइड्रोजन आयन ऐसे नहीं प्रेजेंट होते, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो ये पानी के साथ हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं, ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो H+ पानी से दोस्ती करके H3O पॉजिटिव बना लेता है। अब गैस फॉर्म में H+ ऐसे निकल सकते नहीं है, तो निकलते भी नहीं है क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। NaOH भी क्या करता है, ये जो मॉलिक्यूल है आपका OH नेगेटिव, ये भी वाटर के साथ छोटी सी बॉन्डिंग करता है, ठीक है, और उससे स्टेबल हो जाते हैं जब पानी के अंदर डालते हैं तभी। तो बोला जाता है जब एसिड पानी के अंदर जाता है तो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, और जब बेस पानी के अंदर जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। आगे समझ में, ठीक है, और ये आयन रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, जब हम बेस को पानी के अंदर डालते हैं तो सारे बेस जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड है एल्कली। एल्कली का मतलब क्या है, वे बेस जो पानी के अंदर सॉल्युबल है, जैसे NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 बेस ऐसे हैं जिसे हम एल्कली बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तो डेफिनेशन लिख लो एल्कलीज की, द बेसिस विच कैन dissolve or soluble in water is called alkali and all bases are not soluble in water। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। अब देखो, ग्लूकोज और अल्कोहल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते क्योंकि ये एसिड नहीं है ना ही बेस है। ग्लूकोज का एग्जांपल सबसे इजी, C6H12O6। अल्कोहल का एग्जांपल CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप होता है। आगे हम आने वाले चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर भी H है, इनके अंदर भी H है और OH भी है। जब इनको पानी के अंदर डालते हैं तो ये कोई भी आयन रिलीज नहीं करते, ये भी कोई भी आयन रिलीज नहीं करते।
तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाते। आगे बात समझ में, जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो ये आयंस रिलीज नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कराते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे OH है, तो ये आयन रिलीज कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल है ये हाइड्रोजन को पकड़े हुए हैं बहुत कस के, ये जाने नहीं देते पानी के अंदर भी। ये बहुत पक्के दोस्त हैं कि हम जाने नहीं देंगे तेरे को, तू हमारा बहुत पक्का दोस्त है, ठीक है। तो ये पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं हो पाते। अब मैंने आपको बताया था जब H+ आयन पानी से थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बनाता है यानी दोस्ती करता है तो ये बन जाता है, तो इससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। जहां पर भी स्टेबिलिटी आ रही है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। कोई भी आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, कोई भी एलिमेंट है, एटम है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है, ठीक है। यानी वो क्या कर रहा है, वो अपनी एनर्जी जो है वो कम कर रहा है। एनर्जी जिसके पास ज्यादा होगी वो ज्यादा अनस्टेबल है। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या है, अनस्टेबल है। जब इसके पास ज्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि क्या है, अनस्टेबल। अब जब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा तो ये कैसे हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर, जब H+ पानी के साथ बॉन्डिंग बनाता है, एक टाइप की बॉन्डिंग होती है ये, तो हाइड्रोनियम आयन रिलीज होते हैं और निकलती है एनर्जी, ठीक है। क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। अब जितनी ये एनर्जी निकली उससे ज्यादा एनर्जी यहां लगेगी इस H को तोड़ने में या फिर इनके H को तोड़ने में। जैसे जब HCl ब्रेक हो रहा है H+ और Cl नेगेटिव में, ठीक है, तो ये भी तो तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी, तो वो एनर्जी लगी X, ठीक है, HCl को तोड़ने में। और जब H+ ने H2O के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोनियम आयन बना, तो यहां पर जो एनर्जी निकली उसे मैं बोलता हूं Y। यहां पे एनर्जी निकली, यहां पे एनर्जी लगी, तो अगर Y ज्यादा होगा तभी तो X एनर्जी निकल पाएगी तोड़ने के लिए HCl को, तो ये एनर्जी तोड़ देगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जिससे ये स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जितनी एनर्जी यहां लगी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी यहां पर लगेगी इस H को निकालने के लिए। यहां पर लगेगी, यहां लगेगी, यहां लगेगी, यहां लगेगी, इन H को निकालने के लिए। यानी कि ये जो है यहाँ पे जितनी एनर्जी निकाल रहा है वो सफिशिएंट नहीं होगी इन्हें तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यानी ये ब्रेक नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेंगे। इसलिए ग्लूकोज और अल्कोहल को एसिड भी नहीं बोला जाता, ना ही बेस बोला जाता, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी आयन रिलीज नहीं करते, ना H पॉजिटिव करते ना OH नेगेटिव करते। आगे समझ में, तो ये आयन भी प्रोड्यूस नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। अब हम एसिड और बेस को पानी के अंदर डाल रहे हैं, मैंने बताया एनर्जी रिलीज हो रही है, दोनों में होती है। मैंने एग्जांपल अभी एक्टिविटी से भी दिखाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डाला था क्या हुआ था, भाप निकलना स्टार्ट हो गई थी, गर्म हो गया था बीकर हमारा, तो यानी कि वो एक्सोथर्मिक था। जब हम इनको पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूशन होता है, यानी एसिड की कंसंट्रेशन हम कम कर रहे हैं पानी के मुकाबले, पानी बढ़ा रहे हैं, एसिड कम कर रहे हैं, बेस कम कर रहे हैं और पानी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम डाइल्यूशन। जब पानी के अंदर एसिड या बेस डालते हैं तो कंसंट्रेशन एक तरीके से कम हो रही है, तो इसे बोलते हैं डाइल्यूशन। तो जब भी एसिड और पानी को मिलाया जाता है तो क्या होता है, एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है, पानी को एसिड के अंदर नहीं। क्यों, देखो जब एसिड को हम पानी के अंदर डाल रहे हैं तो एनर्जी निकल रही है, तो जब एसिड को पानी के अंदर डाल रहे हैं और जो एनर्जी निकल रही है वो पानी की वजह से एब्जॉर्ब हो जा रही है, यानी एक तरीके से वो एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इतनी जल्दी वो गर्म नहीं हो रहा बीकर, ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है नीचे तक पानी में। अब जब हम पानी को एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हमने एसिड के अंदर डाला पानी को तो वो एकदम से क्या होगा, एनर्जी जो रिलीज होगी वो एकदम से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देगा पानी को।
जिससे एकदम से क्या होगा, जो पानी के मॉलिक्यूल्स है भाप बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो पानी जो है, पानी के मॉलिक्यूल्स भाप बन के बाहर निकलेंगे और एसिड को भी लेके आएंगे अपने साथ। तो वो एसिड हमारी जो स्किन पे आ गया तो हमें क्या होगा, स्किन बर्न हो जाएगा, स्किन जल जाएगी हमारी। ये एक तरीके से ऐसे ही है जैसे आपकी मम्मी तेल गरम करती है, ठीक है, पकौड़े वगैरह बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए, तो उसमें अगर हल्का सा भी पानी का छींटा चला जाता है तो क्या होता है, पानी एकदम से भाप बनना स्टार्ट हो जाता है और भाप बन के बाहर निकलता है और वो तेल को भी लाता है गरम गरम, जिससे क्या होता है, स्किन जल जाती है। जो ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा है, तो जब गैस पे रखते हैं ना तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, लेकिन वो भाप नहीं बन रहा होता क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही पानी उस पर गिरता है तो क्या होता है, वो एकदम से भाप बन जाते हैं और वो एकदम से निकलती है तो तेल को लेके निकलती है, जिससे क्या होती है, हमारी स्किन जलती है, ठीक है, हमारी स्किन पे अगर आ गया तो जलती है। तो सेम केस यहाँ पे भी है, पानी भाप बनता है और वो एकदम से एसिड को लेके निकलता है, जिससे क्या होता है, स्किन बर्न होता है। आगे समझ में? इसलिए बोला जाता है जब एसिड या फिर ऑयल से आग लगी हो तो पानी नहीं डालना चाहिए वहां पे, ठीक है, वो आग में घी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो एसिड को पानी के अंदर डालना चाहिए, ना कि पानी को एसिड के अंदर। अब हम देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड बेस के बारे में तो हमने पढ़ा, इंडिकेटर से ये भी जान लिया था कि कौन से सब्सटेंस एसिड है, कौन से बेस है। तो अगर हमें पता करना हो कि एसिड तो है लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, बेस तो है या कितना स्ट्रॉन्ग है वो और कितना वीक है, ये पता करना हो तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन कितनी पावर में है, ठीक है, हाइड्रोजन के कितनी पावर है, ये पीएच का मतलब हो गया। पीएच स्केल आपको बताता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, या फिर बेस है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ये आइडेंटिफाई भी कर देता है कि एसिड है या बेस है, और ये भी बता देता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। क्या होता है, ऐसे स्केल होती है, 7 से जितने भी कम नंबर होते हैं, अगर रीडिंग आ रही है कम नंबर की, 7 से कम, तो वो क्या है, एसिडिक है, और 7 से जितनी भी ज्यादा रीडिंग आ रही है तो वो क्या है, बेसिक है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, जब एसिड को सपोज HCl हमने लिया तो इसको पानी में डालते हैं तो ये पूरा का पूरा H+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक नहीं होते, तो जो ऐसे पूरे ब्रेक हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और जो नहीं हो पा रहे, कम हो रहे हैं, वो क्या है, वीक है। जैसे मीथेनोइक का एग्जांपल लेता हूं, मीथेनोइक एसिड है आपका वीक एसिड, जब इसको पानी में डालते हैं तो ये H+ रिलीज तो करता है लेकिन कम करता है। जैसे अगर 10 मॉलिक्यूल में डाल दूं तो इसमें से 3-4 ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे, और अगर HCl 10 HCl के मॉलिक्यूल डाल दूं तो वो 10 के 10 हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज कर देंगे पानी के अंदर। तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्या है, जितने ज्यादा H+ आएंगे, जितने ज्यादा हाइड्रोजन के आयन्स आएंगे पानी के अंदर, वो कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और मीथेनोइक के एग्जांपल में क्या हुआ था, वो कम हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा था, तो वो क्या है, वीक है, ठीक है। ऐसे ही बेस के केस में है कि हाइड्रोक्साइड आयन जितने ज्यादा रिलीज होंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने ज्यादा कम होंगे वो उतना ही ज्यादा वीक होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे प्योर वाटर और ब्लड का जो पीएच होता है वो 7 के आसपास होता है, यानी न्यूट्रल होता है। गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl, इसका जो पीएच आता है वो 1 के आसपास होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी एसिड में कम वैल्यू आ रही है पीएच में तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, और एसिड में ज्यादा नंबर आ रहे हैं जैसे 5 या 6 आ गया तो वो वीक एसिड है। बेस में जब कम नंबर आ रहे हैं, 7 से तो बड़े ही होंगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 8 है, 9 है, 10 है, तो वो क्या है, वीक बेस है, और जब ज्यादा आ रहे हैं जैसे 13 और 14 तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये एग्जांपल है, जैसे गैस्ट्रिक जूस 1 है तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस 2 के आसपास आता है तो ये क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है।
7 जो है वो न्यूट्रल है, यानी प्योर वाटर और ब्लड हमारा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। 10 पर आ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 के आसपास आ रहा है, तो यानी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, HI, ये H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाम भी लिखते जाना साथ के साथ। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड के। वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या है, पहले तो मीथेनोइक एसिड, ये होता है ऐसे, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, यहाँ H2SO4 है, यहाँ H2SO3 है, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। इसी के जैसा होता है HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, और एक और ले लो फॉर्मिक एसिड, HCOOH, ठीक है। ये कैसे हैं, वीक एसिड है, यानी ये H+ आयन पूरी तरीके से रिलीज नहीं करते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। वीक बेस का एग्जांपल लो, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे एग्जाम्पल है, वीक बेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो बच्चों, पीएच का जो है ना इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में। कैसे, हमारे पेट के अंदर HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हमारे स्टमक में क्या है, पीएच बहुत ही कम है। आप बायोलॉजी में पढ़ोगे कि HCl का यूज क्या होता है स्टमक में, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह को मारने में भी काम आता है, और जो हमारा फूड है उसको एसिडिक में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं वो एसिडिक में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। ये तो हो गया स्टमक का। जब खेती होती है, यानी एग्रीकल्चर में सॉइल जो होती है वो भी न्यूट्रल होती है ऑलमोस्ट, तो वहां पर भी पीएच का बहुत बड़ा रोल है। पीएच से पहचान सकते हैं कि सॉइल जो है वो एसिडिक है या बेसिक हो गई है। अब कैसे होगी, रेन की वजह से। हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, पॉल्यूशन भी है, तो जब बारिश होती है तो क्या होता है, कभी कभार 5.6 से नीचे चले जाता है, यानी बारिश का जो पानी है उसका पीएच स्केल क्या रीडिंग देने लगता है, 5.6 से कम, तो उसे हम एसिड रेन बोलने लगते हैं। तो वो क्या कर सकता है, हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन्हें मार सकता है, ठीक है, उनके लिए खतरा है। तो ये क्या है, रोल है, इंपॉर्टेंस है कि पीएच से हम पहचान सकते हैं कि एसिड रेन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। हमारे दांतों में जब खाना फंस जाता है या खाना रह जाता है तो क्या होता है, बैक्टीरिया उन्हें खाते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। वे एसिड क्या करते हैं, जो हमारे दांतों का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इनेमल, जो कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बनता है, उसे वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिससे टूथ डिके होता है, यानी दांत खराब होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि रोज क्या करो, ब्रश करो सुबह शाम, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए एसिड, ठीक है। तो हमारी जो डेली लाइफ में है वहां पर भी पीएच स्केल आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा। अब जब मधुमक्खी या फिर चींटी काटती है तो इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, तो वो भी क्यों होती है, क्योंकि उनके जो डंक है, स्टिंग है, उनमें क्या होता है, एसिड होता है, वो एसिड रिलीज कर देते हैं, जिससे हमें क्या होता है, इरिटेशन होती है या फिर इचिंग होती है। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा वीक बेस है, इसका ये भी एग्जांपल लिख लो। बेकिंग सोडा का आगे फॉर्मूला भी बता दूंगा मैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, ठीक है। तो ये भी क्या है, वीक बेस है, तो इसे आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, जब आप ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो तो क्या होता है, जलन होती है पेट में, तो वो किसकी वजह से हुआ, एसिड की वजह से। एसिड ज्यादा रिलीज होने की वजह से क्या हुआ,
एसिडिटी हो गई। अब उस एसिडिटी को मिनिमाइज करने के लिए यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करोगे, आप बेकिंग सोडा खा सकते हो या फिर इनो पीते हो। तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, वहां पे एसिड बेस थोड़ा सा क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे हमें राहत मिल जाती है। अब ये कुछ नेचुरल सोर्स है और एसिड के नाम है, क्या क्या है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है, एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग एक तरीके का प्लांट है, उसके पत्तों पे ना क्या होता है, स्टिंग होते हैं छोटे छोटे, मतलब तार जैसे होते हैं धागे से। तो अगर उसे टच कर लेते हैं तो क्या होता है, एसिड आ जाता है हमारे हाथों पे या जो भी टच किया है आपने, तो वहां पे क्या होता है, इचिंग होने लगती है। अब ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेस? जब आप बेस को पानी में डालते हो तो H+ आयन उनमें होते हैं या नहीं होते? होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा कम होते हैं कि वो बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, वो कम रहते हैं, बहुत ही ज्यादा, ना के बराबर कह लो। और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि वो आपको बताता है कि बेसिक है सॉल्यूशन। ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विथ क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम या फिर चॉक? देखो, क्विक लाइम तो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब यहां पूछा है कि फार्मर किस कंडीशन में इन तीनों चीजों को यूज करेगा। देखो, जब एसिड रेन हो जाती है तो वो सॉइल को भी क्या करता है, एसिडिक, तो उससे बचने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर ये चीजों का यूज कर सकता है। ठीक है, ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और क्या हो, सॉइल जो है वो ठीक हो जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो वो इनका इस्तेमाल कर सकता है। Which of the following types of medicine is used for treating indigestion? इंडाइजेशन में कौन से टाइप की मेडिसिन आप यूज करोगे इनमें से, यानी वही एसिडिटी हो रही है। एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि एंटीबायोटिक कब यूज करते हैं, जब बैक्टीरिया वगैरह से बुखार वगैरह आता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया मारने के लिए यूज होता है, तो बैक्टीरिया तो नहीं है पेट में अभी। ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक, यानी पेन किलर। अब आपके पेट में ऐसा कोई दर्द नहीं है, वो किसकी वजह से हो रहा है, एसिड की वजह से, तो आपको क्या चाहिए, एंटासिड चाहिए। तो ये इसका क्या है आंसर। एंटीसेप्टिक चोट वगैरह पे लगाते हैं ताकि डिसइंफेक्ट हो, है ना, ताकि हम इन्फेक्शन से बच जाए, चोट वगैरह पे लगाते हैं, जैसे डेटॉल वगैरह आते हैं ना। तो एंटासिड इसका आंसर हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। यहां पर कुछ एग्जांपल हैं, एसिड और बेस। ये एसिड लिए हैं हमने, ये बेस, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन कौन से सॉल्ट बनेंगे वो लिखने जा रहा हूं मैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है इसका नाम, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है आपका K2SO4, यानी पोटेशियम सल्फेट। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहां से H निकाल दो, यहां से OH निकाल दो। अब यहां पे सल्फेट आयन बचा, यहां पे पोटेशियम आयन बचा। इनके क्या करो आप, इनसे बॉन्डिंग वगैरह बना दो, यानी मॉलिक्यूल बना दो और लिख दो। SO4 2 नेगेटिव होता है, K पॉजिटिव 1 होता है, तो जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो K2SO4 बनाएंगे। तो ऐसे ही बाकी सारे आपको लिखने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, Na2 Na2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट, CuSO4। HCl और NaOH, इसका तो आपको पता है, कॉमन सॉल्ट बनेगा NaCl।
HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। कार्बोनिक एसिड H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। HCl और एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये आपके सॉल्ट हो गए जो किससे बने हैं, इनसे बने हैं। अब पीएच के बारे में अभी आपने देखा था कि एसिड बेस का कैसे कैसे पीएच निकालते हैं, ठीक है, मतलब स्केल से कैसे रीडिंग लेते हैं। अब बच्चों सॉल्ट का भी पीएच होता है, यानी सॉल्ट भी एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है और बेसिक होता है। जैसे न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। सॉल्ट तो बनेगा लेकिन वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और पानी तो बनता ही है, हमें पता है, ठीक है। एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, ये आपका क्या बनाएगा, NaCl और पानी। तो NaCl कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल ये है, ये भी है, ये भी है, ये कैसे सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको लास्ट में यहां पे लिख दूंगा। अब आता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। एग्जाम्पल, एसिड हमें लेना है स्ट्रॉन्ग, तो आप ले लो HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस लेना है हमें वीक, तो AlOH होल थ्राइस, ये आपका कैसा है, वीक बेस है, तो ये क्या बनाएगा, AlCl3। तो ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक है, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, H2SO4 प्लस सॉल्ट कौन सा लोगे आप, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपका वीक बेस है, तो बनेगा इसमें कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट कैसा है आपका सॉल्ट, एसिडिक है। अब बेसिक सॉल्ट कब बनता है, जब वीक एसिड लोगे और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो आपका बनता है बेसिक सॉल्ट, ठीक है, यानी जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक कैरेक्टर का होगा। एग्जाम्पल, जैसे इथेनोइक एसिड को, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, ये वीक एसिड है आपका, इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, CH3COONA, ये कैसा है आपका, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड प्लस NaOH, ये आपका बनाएगा Na2CO3। वैसे होता ऐसा है कि पहले एक H हटता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और फिर Na2CO3 बनता है, ठीक है। तो दोनों लिखते हो, ये भी लिख सकते हो और NaHCO3 भी लिख सकते हो, मतलब ये कंटिन्यूअस रिएक्शन होती है और एंड प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। तो ये और ये कैसे एग्जाम्पल है आपके, बेसिक सॉल्ट के, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या बना है हमारा। ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है, तो सॉल्ट कैसा बन रहा है आपका, न्यूट्रल बन रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस
न्यूट्रल। अब ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, थोड़ा सा बीच में होता है, स्लाइटिक इसका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, 10 हमने देखा था अभी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो बेस है ना ये भी ठीक ठाक है, तो ये हल्का सा एसिडिक होता है। क्या बोला मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है बहुत ज्यादा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेस है ठीक ठाक, तो इसका जो सॉल्ट बनता है वो बनता है एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक नहीं होता। ठीक है, H2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस, तो आपका क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ये तो आपका कॉमन सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल है। HNO3 NaOH दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी आपका न्यूट्रल बनेगा। इसमें आपका वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। ठीक है, इसमें वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अब एक बात और, आपको दिख रहा है सल्फेट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये 5 जो है ये सल्फेट से बने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सल्फेट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फेट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है। इसमें सोडियम है, इसमें सोडियम, इसमें भी सोडियम, तो ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं, सोडियम की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरीन, इसमें क्लोरीन, तो एक किससे बिलोंग करते हैं, क्लोरीन फैमिली से। यानी कि अगर सॉल्ट में कोई भी आयन आपका मिल रहा है तो वो उस आयन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे समझ में, यानी कैटायन या फिर एनायन अगर मिल रहे हैं किसी दूसरे सॉल्ट से, दोनों में से कोई एक मिल रहा है, दोनों मिल गए तो वो सेम ही हो जाएगा ना। अगर कैटायन मिल रहे हैं दोनों के, तो वो कैटायन की फैमिली से बिलोंग करता है, और अगर एनायन मिल रहे हैं तो वो एनायन की फैमिली से बिलोंग करता है। कैटायन यानी कि जो चार्ज है उसके ऊपर वो पॉजिटिव है, एनायन यानी वहां पे चार्ज नेगेटिव है। जो कैटायन है, के से स्टार्ट कर रहा है साउंड, तो कैटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन कट जाना, और जब इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं मतलब हट जाते हैं, तो क्या बनता है, पॉजिटिव निकलता है। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल थे, जब इलेक्ट्रॉन हटा दिया है, नेगेटिव हटा दिया, तो क्या बचा, पॉजिटिव। या फिर एनायन से ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ए से बन रहा है वो एनायन, तो ए का मतलब आ जाना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहां पे, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका कॉमन सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना बनाने में तो यूज होता ही है, वो तो बात है ही, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जो कि हम NaCl यूज करके बनाते हैं। यानी NaCl जो है आपका क्या है, रॉ मटेरियल है फॉर दैट केमिकल सब्सटेंसेस। उन केमिकल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहला तो है आपका कास्टिक सोडा, ये और कुछ नहीं है, ये आपका NaOH है। क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो कॉमन नेम है वो कास्टिक सोडा है। इसे बनाने के लिए क्या होता है, यहां मैं रिएक्शन लिख दूं पहले, NaCl का सॉल्यूशन लिया जाता है पानी के अंदर, और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो NaOH बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपकी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस वगैरह आपको आती है, कर लेना। ठीक है, तो ऐसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा यहां पे भी देख लो, ब्राइन सॉल्यूशन जो है, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब NaCl को पानी में मिला दिया, जो सॉल्यूशन बना उसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन यहां से डालते हैं, पाइप यहां पे ऐड करके यहां से ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं, और इस लिक्विड में क्या प्रेजेंट है, ब्राइन सॉल्यूशन ही प्रेजेंट है। क्या होता है, जब NaCl पानी में जाता है तो कैसा बनता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक तरीके से मैं कह लूं H+
और OH नेगेटिव, यही प्रेजेंट है। अब ये पॉजिटिव कहां जाएंगे, इधर जाएंगे, और ये नेगेटिव कहां जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ कह लो, इधर जाएंगे। अब यहां से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और जो सोडियम का आयन है वो पानी में रहता है। यहां से क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में रहता है। तो यानी एक तरीके से यहां क्या बन गया, NaOH, और यहां से NaOH का सॉल्यूशन निकालते रहते हैं, यहां से डालते रहते हैं, यहां से निकालते रहते हैं, ताकि कंसंट्रेशन जो है NaCl की वो इसमें सेम रहे। ठीक है, यहां से ब्राइन सॉल्यूशन डाला, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो ये इसको तोड़ देगा, क्लोरीन गैस यहां से निकलेगी, हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी। अब क्लोरीन गैस कहां से निकली, एनोड से, और हाइड्रोजन गैस कहां से निकलेगी, कैथोड से। दो इलेक्ट्रोड है, ये एनोड ये है, कैथोड ये है। आपके लेवल तक आप ये सोच सकते हो कि एनोड को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, कैथोड को नेगेटिव। 11th-12th क्लास में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप रिएक्शन पढ़ोगे, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो वही केस 11th-12th में आप थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, तो वहां पे आपको ये कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। अभी आप ये सोच सकते हो कि एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं, कैथोड को नेगेटिव, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही है कि कास्टिक सोडा कैसे बनता है, नमक को पानी में डाला, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ये बन गया, ये आपका क्या है, कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या यूज है इन सारे जो कंपाउंड हमारे निकले थे उनके। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, पहला डिग्रीजिंग मेटल्स को डिग्रीज करने के काम आता है, सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में काम आते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर्स में ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये यूज होता है। H2 का क्या यूज है, एमोनिया बनाने में काम आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल यानी कि जो मार्गरीन वगैरह बनते हैं, नकली मक्खन, उसमें काम आता है। फ्यूल भी है H2 काफी अच्छा, जो हाइड्रोजन है वो काफी अच्छा फ्यूल है, तो इसे फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। क्लोरीन गैस का क्या क्या यूज है, वाटर प्योरिफिकेशन में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, अभी हम ब्लीचिंग पाउडर को देखेंगे सही से। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो घरों में पाइप आते हैं पीवीसी के, वो भी क्लोरीन से बनते हैं। पेस्टिसाइड्स भी क्लोरीन से बनते हैं, और जो क्लोरीन है वो बच्चों डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, तो इसको मैंने यहां पे भी लिख दिया। अब आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से पास करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और बनता है आपका वाटर। जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस को पास कराया इससे, ये क्या है, सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा बना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO होल ट्वाइस प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और पानी। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। वैसे तो ये पूरा ही ब्लीचिंग पाउडर है, लेकिन रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से। क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसका कंपोजिशन है ना वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम सीधा इसी से क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये क्या है, आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, अब देखो इनके यूजेस, क्या क्या यूज है ब्लीचिंग पाउडर के। ब्लीचिंग कॉटन, वुड पल्प या फिर कपड़ों को व्हाइट करने के काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ब्लीचिंग पाउडर को लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब
मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। जो भी कंपाउंड दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी वो कंपाउंड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइज का काम कर रहा है दूसरों को कराने में, यानी वो एजेंट है एक। किसका एजेंट है, ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहीं अगर वो कंपाउंड रिड्यूस कर रहा होता किसी को, तो वो क्या होता, रिड्यूसिंग एजेंट होता। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके अंदर क्लोरीन गैस तो आती है, क्लोरीन तो आता ही है, तो डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह किल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, जब आप NaCl, पानी, एमोनिया और CO2 को आपस में रिएक्ट कराओगे तो बनता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये जो है आपका, यही है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब अगर हम NaHCO3 को हीट करते हैं, डेल्टा मतलब हीट, तो Na2CO3 बनता है, यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये निकलता है। अब इनका देख लो यूज। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर एक्चुअली होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। होता क्या है बेकिंग पाउडर में, जब आप बेकिंग सोडा को यानी NaHCO3 को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, तो ये मेटल कार्बोनेट है, ये एसिड है, तो क्या बनाएगा, एक तो सोडियम का सॉल्ट बनाएगा, यानी टार्टरिक एसिड का जो दूसरा आयन होगा उसके साथ सॉल्ट बना लेगा, सोडियम, सोडियम सॉल्ट। और क्या बनेगा आपका, CO2 और वाटर। यहां पे CO2 का काम क्या है, जब बेकिंग पाउडर को केक में डालते हैं या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस में डालते हैं जो हमें सॉफ्ट करना है, स्पॉन्जी करना है, तो हम बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, जैसे केक। तो वो हुआ किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी तो वो निकलती है। ठीक है, जब तक उसको जगह मिलेगी वो निकलेगी। तो वो क्या करता है, केक के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे होल्स होते हैं, जब दबाते हो उन्हें, तो वो दबते क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकली, यानी उन्होंने क्या किया, बीच बीच में जगह जगह गैप बनाए, तो उस वजह से केक क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम ये है। यहाँ पे इसे हम एंटासिड में भी यूज करते हैं, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या है, माइल्ड बेस है, एंटासिड में भी यूज करते हैं, और ये नॉन कोरोसिव होता है। लिख लो ये पॉइंट। ठीक है, ये माइल्ड बेस होता है, एडिबल भी है, मतलब खा भी सकते हैं इसे, और ये नॉन कोरोसिव होता है। ठीक है, एंटासिड में यूज होता है ये। और होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है ये किसको बुझा सकती है, फायर को, आग को बुझा सकती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं, इससे मतलब टेम्परेरी काम चला सकते हैं आग को बुझाने के लिए। आप क्या करो, एक छोटा सा वो बनाना, प्रोजेक्ट टाइप का, आपको अच्छा लगेगा। एक बोतल में उसे पाइप से कनेक्ट कर देना। ठीक है, बोतल के अंदर बेकिंग पाउडर रखना, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा रख लो, और उसमें जो पाइप आपने डाला है वहां पे क्या करो, कोई एसिड रख लो, कोई भी। फिर जब आप उसको मिलाओगे, मिक्स करोगे,
तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और जहां भी आग लग रही है वहां पे डालोगे तो वो बुझ जाएगी। ठीक है, अगर आपको मन हो तो आप बनाना, अच्छा लगेगा आपको। अब बात आती है वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? हमने यहां देखा सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया तो ये बना था, यानी कि NaHCO3 को जब हीट करेंगे तो हमें मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। जब हम NaCO3 को 10 पानी के मॉलिक्यूल्स यानी 10 H2O दे देंगे तो ये Na2CO3 है। ठीक है, Na2CO3 ठीक है, Na2CO3 डॉट 10 H2O बनेगा। यही आपका क्या है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वॉशिंग सोडा। अब थोड़ा सा एक ट्रिक देख लो, लिंक कर देता हूं मैं, क्योंकि ना कभी कभार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि बेकिंग सोडा कौन सा है और वॉशिंग सोडा। दोनों में सोडा आ रहा है तो दोनों के सोडियम कंपाउंड है दोनों। ठीक है, इसमें बी से स्टार्टिंग हो रही है यानी बेकिंग, और ये क्या है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बी से सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसमें सोडा से सोडियम कार्बोनेट और इसमें W आ रहा है यानी W से वाटर, यानी इसमें क्या है, वाटर है। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 H2O, तो इसमें क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स इसी क्रिस्टल्स के अंदर है। अब ये डॉट 10 H2 है क्या, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। यूजेस देख लेते हैं वॉशिंग सोडा के, क्या क्या यूज हैं। ये यूज होते हैं ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। जो भी सोडियम के कंपाउंड बनते हैं उन्हें बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स जो है वो सोडियम का कंपाउंड है यानी सोडियम से बना है, और बोरेक्स को अल्सर के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि अगर मुंह में अल्सर हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए भी बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक तरीके की दवाई है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, घरों में वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है फॉर द क्लीनिंग पर्पस। यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, जब कभी भी पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट आ जाते हैं तो वो क्या करता है, पानी को हार्ड बना देता है, हार्डनेस में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड फॉर्म में आइस बना देता है, नहीं। दो तरीके होते हैं पानी के, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है वो जनरली पीने लायक नहीं होता, ठीक है, और जो सॉफ्ट वाटर होता है वो पीने लायक होता है। ठीक है, तो जो सॉल्ट है मैग्नीशियम और कैल्शियम के, उसी की वजह से क्या होता है, वाटर जो है, वाटर की हार्डनेस बढ़ जाती है। आया समझ में? बाकी हम आगे आने वाले चैप्टर में हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर 11th-12th क्लास में अगर आप साइंस लोगे तो वहां पे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये इसके क्या थे, यूजेस थे। अब आपने देखा था वॉशिंग सोडा में डॉट 10 H2O आया था, वो क्या था, वो था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, आपको पता है मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एक रिपीट पैटर्न फॉलो करते हैं, जिस मॉलिक्यूल से वो बने हैं, जो भी क्रिस्टल मॉलिक्यूल से बने हैं वो एक रिपीट पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे किसी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो सपोज ऐसे है, और जो मॉलिक्यूल है, जो सबसे छोटी यूनिट है, वो सपोज यहां मिलती है बीच में, कुछ कॉर्नर पे भी मिलती हैं। तो ये क्या है, क्रिस्टल्स हैं जो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। 11th-12th में आप क्या करोगे, इनके बारे में पढ़ोगे, कुछ क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ोगे कि इनका शेप कैसा होता है।
अभी बस आप ये देखो कि जो क्रिस्टल का सबसे छोटा यूनिट होता है उसी को फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्रिस्टल है आपका, इसमें मॉलिक्यूल है कॉर्नर पे या फिर बीच में, जरूरी नहीं है कॉर्नर और बीच में हर जगह होंगे, बीच में भी होते हैं कॉर्नर में भी हो सकते हैं। तो ये सबसे छोटी जो यूनिट है वही क्या है, आपकी फॉर्मूला यूनिट है। अब इसी फॉर्मूला यूनिट में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एक तो एग्जांपल हमने देखा था ये Na2CO3 डॉट 10H2O। एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये क्या है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। अब ये तो आपका होता है ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का। जब इसको हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट निकल जाता है और पानी अलग निकल जाता है। पानी कितना था, 5, तो वो भी लिख लो। ठीक है, पानी अलग निकल गया, कॉपर सल्फेट अलग निकल गया। अब ये कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, ये वाला व्हाइट होता है और ये वाला कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी चेंज होती है इनसे। आया समझ में? कॉपर सल्फेट 5H2O क्या है, आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसको हीट करेंगे कॉपर सल्फेट बनेगा और आपका पानी निकल जाएगा। अब एक सवाल आता है कि क्या जो सॉल्ट है वो सच में ड्राई होते हैं या फिर वेट होते हैं। अब देखो, ये जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है। आप जब इन्हें छुओगे तो ये आपको ड्राई ही नजर आएंगे। जो ये पानी के मॉलिक्यूल है ये क्रिस्टल्स के अंदर फंसे हुए हैं, एक तरीके से क्रिस्टल्स के अंदर क्या है, फंसे हुए हैं। यानी एक तरीके से ये समझ लो, कॉपर सल्फेट और पानी के मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल्स बना रहे हैं। ठीक है, अब आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब आप कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हीट करते हो तो आपका बनता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 3/2H2O के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ये तो बैलेंस करने के लिए बताया। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O क्या है, आपका जिप्सम है। यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या है, जिप्सम। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनता है, जिप्सम के हीट करने से बनता है। जिप्सम जो होता है वो हार्ड होता है, बहुत पत्थर की तरह होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। ये वही पीओपी है जो दीवारों में लगाई जाती है स्मूथ करने के लिए। तो ये आपका पीओपी है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेटेड वाटर। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल है हाफ कैसे है। हाफ नहीं है बच्चों, ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट H2O और इधर भी कैल्शियम सल्फेट। यानी कि दो कैल्शियम सल्फेट क्या करते हैं, एक पानी के मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं कि तू भी ले मैं भी लेता हूं। तो इसे कैसे लिखते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। आया समझ में? अब जो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O यानी पीओपी जो होता है वो होता है पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में होता है, जब इसको पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये जिप्सम बन जाता है और हार्ड हो जाता है। तो इनका यूज क्या है, प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। डॉक्टर से कभी आपने फ्रैक्चर अगर लगवाया हो तो आपको पता होगा, वो पाउडर फॉर्म निकालते हैं, उसको पानी में मिला के जहां पे जो फ्रैक्चर होता है वहां लगाते हैं और वो सूखने के बाद कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, यानी जिप्सम में बदल जाता है। टॉयज बनाने के काम में भी आता है, मटेरियल्स को डेकोरेटिव बनाने में भी काम आता है।
क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी से मिलता है ना तो थोड़े टाइम के लिए स्मूथ होता है थोड़ा, तो उसे जैसा स्ट्रक्चर देना चाहो वैसा दे सकते हो। स्मूथिंग वॉल्स एंड सरफेस, ये तो आपको पता ही होगा, पीओपी को दीवारों पे लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन है 2, इसे कर लोगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। क्या बोल रहा है? 10 ml of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml। क्या बोला है यहां पे? 10 ml NaOH का लग रहा है 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कराने के लिए। जब आप 10 ml सॉल्यूशन को ऑफ NaOH को लेते हो न्यूट्रलाइज कराने के लिए 8 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन है कि 10 ml NaOH 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है कंप्लीटली। इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। जब आपने इसे 20 ml कर दिया तो इसके लिए कितना HCl लगेगा? 8 ml डिवाइड बाय 10 ml इंटू 20, यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने, तो क्या आएगा आंसर? 16 ml। अब देखो, आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिल रहे हैं तो इनका जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब इनकी कंसंट्रेशन अलग भी तो है, हमें क्या पता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कितने पानी में मिलाया है, HCl को कितने पानी में मिलाया है, मतलब हमें इनकी कंसंट्रेशन नहीं पता। हमें बस कंडीशन दे रखी है कि 10 ml 8 ml को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो सेम सॉल्यूशन 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ml ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, हमें सिंपल ये पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जबकि रेन वाटर कर देता है? इसका आंसर मैंने दे रखा है पिछली वीडियो में। क्या है? डिस्टिल्ड वाटर में आयंस प्रेजेंट नहीं होते तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता। जो रेन वाटर होता है उसके अंदर काफी सारे आयंस वगैरह आ जाते हैं किसी भी रीजन से, जैसे वो नीचे गिर रहे हैं तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है काफी सारे, तो उन मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होता है, वो आयंस पानी के अंदर आ जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देते हैं। एसिड रेन भी होता है, तो एसिड रेन वो क्या है, उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है यानी H+ प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देंगे। तो ये इसका सिंपल सा आंसर था। तो यहां तक बनने के लिए ये छोटा सा स्माइल और बहुत बड़ा थैंक यू। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।